नमस्कार, सुप्रभात राजस्थान। आप सभी के साथ मैं हूं ममता तिवारी। सुप्रभात राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार और आज दिन की शुरुआत करेंगे कोटपूतली से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर बच्ची के बोरवेल में गिरने के मामले को लेकर बड़ी अपडेट मिल रही है। 65 घंटे से बोरवेल में चेतना फंसी हुई है। प्लान बी के तहत 160 फीट तक की खुदाई की जा रही है और अब दूसरी पाइलिंग मशीन जो है वो मंगाई गई है, उससे अब खुदाई की जा रही है। एक नया तरीका इजाद किया जा रहा है। उत्तराखंड से इस टीम को बुलाया गया है और यहाँ पर बच्चे के बोरवेल में गिरने का ये पूरा मामला है। 65 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी भी चेतना बोरवेल में ही फंसी हुई है। कई तरीके आजमाए गए लेकिन अभी तक कोई भी सफलता मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। बोरवेल में घिरे बच्चे को निकालने के लिए राजस्थान का संभवतः यह सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां पर शुरुआत से ही जो रेस्क्यू टीम है वो प्लान ए और प्लान बी के बीच फंसी रही। घंटे दर घंटे बीतते जा रहे हैं। लोगों के सवाल लगातार आ रहे हैं कि आखिरकार चेतना बोरवेल से कब बाहर निकाली जा सकेंगी। और अब एक दूसरी पाइलिंग मशीन बाहर से मंगवाई गई है जिससे खुदाई शुरू की गई है। काफी टिपिकल होगा रेस्क्यू टीम के लिए भी इस बच्ची को निकालना। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हीरालाल मौजूद है कोटपूतली के उस जगह पर जहां पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लगातार पल पल की अपडेट हीरालाल पहुंचाते रहे हैं। सीधा हीरालाल का रुख कर लेते हैं। हीरालाल, अभी की अपडेट क्या है? सबका सवाल तो यही है कि चेतना को कब तक बाहर निकाला जा सकेगा? एक बार अपना फिर से सवाल दोहराइए। सवाल यही है कि चेतना कब बाहर आएंगी बोरवेल से, क्योंकि इंतजार तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है और संभवतः ये राजस्थान का सबसे एक लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन बोरवेल के मामलों को लेकर के अब दिखता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए 65 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। लगातार प्रशासन द्वारा जो रेस्क्यू किया जा रहा था, क्योंकि 23 दिसंबर की दोपहर को ये बच्ची दोपहर 2 बजे के लगभग ये बच्ची बोरवेल में गिरी थी। उसके बाद प्रशासन ने लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया था उसमें कहीं ना कहीं जो देरी हो रही है वो कहीं ना कहीं एक सब्र का इम्तिहान भी लीजिए। लेकिन लोगों की जो उसके परिजन हैं, जो बालिका के जो 3 वर्षीय बालिका चेतना थी, उसको लेकर जो उनकी मन में शंका है, क्योंकि जिस प्रकार से देरी हो रही है, दौसा में भी जिस प्रकार से जो रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हुई थी वो एक दुखद परिणाम सामने लेके आई थी। तो यहाँ जो देरी हुई, क्योंकि 65 घंटे का समय बहुत लंबा समय होता है। हालांकि प्रशासनिक अधिकारी उन्होंने तमाम कोशिश की, एसडीआरएफ की टीम है, एनडीआरएफ की टीम है। अब फिलहाल जो देर रात को जो रेड माइनर टीम उत्तराखंड से है उसको भी बुलाया गया है। मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूँगा ये जो प्लान बी को जो एग्जीक्यूट देर रात से किया जा रहा है, क्योंकि पहले वाली जो मशीन है 150 फीट तक की जो उसकी खुदाई करने की क्षमता थी उसको बदला गया है, क्योंकि 150 फीट पे जाके पथरीली जमीन आ गई थी, वहाँ पत्थर के टुकड़े निकलना शुरू हो गए थे। उससे ज़्यादा पहले वाली जो मशीन की क्षमता थी वो उससे ज़्यादा खुदाई नहीं कर सकती थी। इसके बाद जो बैकअप के रूप में एक दूसरी पाइलिंग मशीन यहाँ बुलाई गई थी, उसको काम में लिया जा रहा है। देर रात से ये पाइलिंग मशीन यहाँ पहुँची है और अब इस मशीन के द्वारा 10 फीट से ज़्यादा की खुदाई अब हो चुकी है। कह सकते हैं कि 163 फीट पे जो बच्ची फंसी हुई है उसको निकालने के लिए अब 10 से 15 फीट की खुदाई इस मशीन के द्वारा और किया जाएगा। उसके बाद जो रेड माइनर टीम है, जो एसडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, एनडीआरएफ की टीम के सदस्य हैं, उनके द्वारा मैनुअल एक 8 से 10 फीट की एक होल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाया जाएगा जो 163 फीट की गहराई के बाद जो मैं दिखाना चाहूँगा अपने सहयोगी को, ये जो वो पत्थर के टुकड़े हैं जो इस 150 फीट की गहराई के बाद पाइलिंग मशीन के द्वारा जो निकलना शुरू हुए थे, उसके बाद उस मशीन को रोक दिया गया था। उसके बाद अब जो दूसरी मशीन है उसको यहाँ बुलाया गया और उसके द्वारा है जो लगातार खुदाई का कार्य किया जा रहा है। जो रेड माइनर की टीम उनके द्वारा मैनुअली अब सुरंग खोदी जाएगी। उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। रहे हैं कि अभी पहले खुदाई होगी फिर मैनुअली सुरंग तैयार की जाएगी। क्या माने कितना समय लग जाएगा इन सब चीजों में? देखिए, अभी जो दूसरी मशीन बुलाई गई है उसके द्वारा 10 फीट की खुदाई तो कर दी गई है, क्योंकि 163 फीट की जो गहराई पे है जो बच्ची अटकी हुई है। पहले प्लान ए पे जो उनको फोकस जो प्रशासन द्वारा किया जाया था, लेकिन देर रात को प्लान ए को रोक दिया गया है। उनका कहना था, क्योंकि हमने अधिकारी से बात की कि किस वजह से प्लान ए को बंद किया गया है, तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि जो बोरवेल में जो मिट्टी थी वो उस बालिका के आसपास इकट्ठी हो गई, क्योंकि नीचे जाके बोरवेल है जो संकरा है और जो नमी होने की वजह से मिट्टी
स्थिति थोड़ी टाइट हो गई है, तो प्लान ए के तहत बालिका को निकालना मुश्किल हो रहा था, इसलिए प्लान बी को अब ज्यादा फोकस किया जा रहा है और लगातार प्लान बी के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो बताया अब ये जा रहा है कि करीबन 1 से 1.5 घंटे इस पाइलिंग मशीन के द्वारा 10 फीट की खुदाई और की जाएगी, उसके बाद 4 से 5 घंटे, शायद इससे ज्यादा भी लग सकते हैं। लेकिन मिनिमम जो हमने रेट माइनर टीम के सदस्य उनसे हमने रात को बात की थी, तो उनका कहना था कि जब 8 से 10 की पिटाई मैनुअली की जाएगी तो वो उसमें कम से कम 4 से 5 घंटे का समय लगेगा, बशर्ते उस मिट्टी जो होल बनाते समय, सुरंग बनाते समय मिट्टी डहे नहीं। अगर मिट्टी नहीं डहे और आसानी से वो काम होगा तो 4 से 5 घंटे उसमें लगेंगे। अगर मिट्टी उसमें थोड़ी सी भी गिरने का उनको अंदेशा होगा तो 7 से 8 घंटा उसमें लग सकता है। तो कह सकते हैं कि आज पूरा दिन इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लग सकते हैं। फिलहाल जो प्रशासन की कोशिश यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन और लंबा नहीं खींचे, आज दिन में इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके, बालिका को इस गड्ढे से बाहर निकाला जा सके। मेरे साथ जो मैं दिखाना चाहूँगा, अपने से कहूँगा कि ये जो तमाम अधिकारी हैं ये चर्चा कर रहे हैं कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को आज किस प्रकार से खत्म किया जा सके, क्योंकि लोगों की जो उम्मीदें हैं हालांकि वो बरकरार है, जो परिजन है वो चिंतित जरूर है, लेकिन उनकी उम्मीदें बार बार वो प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही गुहार लगा रहे हैं। 65 घंटे का समय बीत चुका है, उनकी बालिका, उनकी मासूम, उनकी आंखों की नूर उनको लौटा दी जाए, ताकि जो हंसती खेलती बालिका जो इस बोरवेल में 23 दिसंबर की दोपहर को गिरी थी, आज 3 दिन से ज्यादा का समय बाद 4था दिन है, तो कहीं ना कहीं परिजनों की जो चिंता है वो हमें उनके चेहरों पे भी देखने को मिली। बार बार जो उसके परिजन हैं प्रशासनिक अधिकारियों से एक ही गुहार लगा रहे हैं कि मासूम हमें लौटा दो। जी बिल्कुल हीरालाल, लेकिन शुरुआत से ही हमने देखा कि प्रशासन में कोऑर्डिनेशन, जानकारी का अभाव, ये तमाम चीज़ें देखने को मिली, जिसकी वजह से लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब लंबा होता जा रहा है। कभी प्लान ए एग्जीक्यूट करना, फिर उसको बीच में ड्रॉप कर देना, फिर प्लान बी, और इसी के बीच में लगता है कि उलझ करके रह गया। क्यों नहीं पहले किसी भूगर्भ वैज्ञानिक को यहाँ पर बुला लिया गया, या फिर जो कुएं खोदते हैं अमूमन लोग इस इलाके में वो वाकिफ होते हैं यहाँ की ज़मीन की गहराई से, वहाँ पर स्थिति को लेकर के, उनसे कोई जानकारी पहले क्यों नहीं ले ली गई, और उसी आधार पर पहले ही दिन निर्णय होता तो आज इतना लंबा वक्त नहीं लगता शायद। जी बिल्कुल, ये सबसे बड़ी विडंबना है कि इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं वो राजस्थान में अमूमन देखने को मिलते हैं। पूर्व में जो इस प्रकार के डिजास्टरों की घटना हुई है उनसे प्रशासन को सबक लेना चाहिए। हालांकि जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है वो लगातार 4 दिन से यहाँ रेस्क्यू कर रही है। उनके हौसले में, उनके जज्बे में कोई कमी नहीं थी। सर्द रातों में वो अपने रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में लगे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम की जो नाकामी है वो उन पे भारी पड़ी, उनके काम पे भारी पड़ी नजर आई। क्योंकि अगर सिस्टम इतना मजबूत होता, जो निर्णय क्षमता उनकी मजबूत होती, तो शायद प्लान भी जो आज एग्जीक्यूट किया जा रहा है, 2 क्या इसी बीच आपकी कोई मेडिकल टीम से कोई बातचीत हो पाई है, डॉक्टर से कोई हीरालाल बातचीत हो पाई है इस बच्चे के मूवमेंट को लेकर के, उसकी स्थिति को लेकर के, उसके स्वास्थ्य को लेकर के? जी, हमने मेडिकल टीम के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि मेडिकल जो बच्ची की मूवमेंट है पिछले 2 दिन से मूवमेंट नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि बच्ची के जो जिस जगह 163 फीट की गहराई पे बच्ची फंसी हुई है उसके ऊपर नमी होने की वजह से जो गीली मिट्टी थी वो जम चुकी है, तो जो सीसीटीवी कैमरा है वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो इस वजह से बच्ची का मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। हो सकता है बच्ची अनकॉन्शियस हो, इस वजह से उसकी आवाज भी नहीं आ रही हो, लेकिन लगातार उस बच्ची को ऑक्सीजन पाइपों के जरिए मेडिकल टीम द्वारा पहुंचाने का कार्य लगातार जारी है। जी बिल्कुल हीरालाल, एनडीआरएफ के जो सदस्य हैं वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, कितना समय और लगेगा, क्योंकि प्लान भी एग्जीक्यूट आपने देर रात से जो दूसरी मशीन लगाई है, अभी वर्जन दे रहे हैं उससे डाल लेते हैं। सर, क्या पूरी स्थिति है, क्या ऑपरेशन हम आगे तीव्रता पे लाएंगे? अभी पाइलिंग मशीन जो है डिगिंग कर रही है और 160 फीट तक डिगिंग हो चुकी है। ये बोरवेल जो है 11 इंची का बोरवेल जो है 165 फीट तक है, उसके नीचे जो है 7-7.25 इंची का बोरवेल है। तो अब इसको हम 170 फीट जो है खुदवाएंगे। जैसे 170 फीट खुदाई हो जाएगी उसके बाद पाइलिंग मशीन से इसकी केसिंग करवाएंगे। जो अब 165 फीट इसका बॉटम है जहां इसका 11 इंची का बोर है, तो उस लेवल पे पैरेलल डिगिंग करवाएंगे। तो हॉरिजॉन्टल अभी 160 हुई है, 170 जैसे हो जाएगी, उसके बाद जो है 165 पे अप्रोच करवाएंगे हॉरिजॉन्टल, और उस अप्रोच को मैनुअली अप्रोच होगी। जैसे हम 1 फीट खोद लेंगे उसमें फिर केसिंग करवाएंगे,
फिर सेकंड जो 1 फीट खोद लेंगे उसमें केसिंग करवाएंगे, वो मैनुअली होगा, हमारे रेस्क्यूअर्स उतारेंगे और उसके बाद जो है कार्रवाई चलती है। व्यवधान प्रत्येक स्टेप पे व्यवधान आए हैं। जैसे अभी बात करें पाइलिंग मशीन की, तो बीच में इसमें भी पत्थर आ गया था और पत्थर आने की वजह से हमको पाइलिंग मशीन चेंज करनी पड़ी है, दूसरी बिट लगानी पड़ी है। दूसरी मशीन जो हमने अल्टरनेट में पाइलिंग मशीन रख रखी थी उसको जो है हमने लगाया है और उसके बाद स्टोन वाली बिट लगा के और उसके बाद खुदाई चल रही है। अब क्या मान सकते हैं परिजन की, अब कब तक बच्ची को आप उनके स्कूल कर पाएंगे? कितना टाइम लग जाएगा आपको? लगातार प्रयास जारी है, कहीं भी 1 मिनट गंवाए कोशिश कंटिन्यू है। हाँ, आज उम्मीद है कि आज जो है 160 फीट तक खुदाई हो चुकी है, 170 फीट तक खुदाई हमको करवानी है। जिस तरह से हीरालाल ये बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो सफलता की ओर आगे बढ़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ के जो टीम के प्रभारी है, जो पिछले 3 दिन से यहाँ लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं, योगेश कुमार, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि उनकी कोशिश होगी कि आज दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन कंप्लीट कर दिया जाए। तो अभी 160 फीट की खुदाई है जो इस मशीन द्वारा कर दी गई है, अभी 10 से 12 फीट और खुदाई की जाएगी। उसके बाद मैनुअली एक होल बनाया जाएगा, एक सुरंग बनाया जाएगा, जिसमें रेड माइनर टीम और एनडीआरएफ की टीम और साथ ही एसडीआरएफ टीम के जो सदस्य हैं उस होल को मैनुअली खुदाई करेंगे, एक ड्रेसिंग तैयार की जाएगी। उसके बाद उस होल के जरिए एक टीम के सदस्य को उसके अंदर होल के अंदर निकाला जाएगा, उतारा जाएगा और उस टीम के सदस्य जो उस सुरंग के जरिए वहां तक पहुंचेंगे और बच्ची को रेस्क्यू करके बाहर लाने का जो कार्य किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि आज इनकी जो कोशिश है, दिन में ये रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा सके। जी बिल्कुल, एक बार तस्वीरें दिखाई हीरालाल मौके पर। देखिए, इतनी सुबह भी लोगों को भी इंतजार है और सब लोग, इसमें कोई शक नहीं है कि पूरी हमारी रेस्क्यू टीम जो है लगातार काम कर रही है। जी बिल्कुल, मैं अपने सहयोगी को कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं, क्योंकि सुबह का समय है, पब्लिक यहाँ वापस जुटना शुरू हो गई है, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है पब्लिक की यहाँ भीड़ लग जाती है। आसपास के जो लोग हैं उनको उत्सुकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने की, प्रशासन किस प्रकार से है जो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनके बच्ची को बाहर निकालने की जो उम्मीद है वो बरकरार है, वो चाहते हैं उनकी दुआओं का जो असर है वो उस बालिका को उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और बच्ची को बोरवेल से निकाला जा सके। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। बढ़ते आगे जयपुर से अब आपको बड़ी खबर देंगे, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जयपुर आएंगे और शाम को जयपुर पहुंचने का जेपी नड्डा का कार्यक्रम है। 2 दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा आज जयपुर पहुंच रहे हैं। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच आज जेपी नड्डा का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। दिन भर इस पर हम नजर बनाए हुए हैं, अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भारतीय जनता पार्टी के खेमे से यही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के और जेपी नड्डा आज जयपुर के दौरे पर रहने वाले हैं। 2 दिन का उनका दौरा है, जिसे लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं और आज जेपी नड्डा जयपुर पहुंचेंगे। संगठनात्मक भी चर्चा करेंगे, सरकार संगठन के समन्वय को लेकर के भी चर्चा करेंगे, जो महत्वपूर्ण काम संगठन के तौर पर करने हैं उन पर भी बात करेंगे। और राजधानी जयपुर से आज की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी आज प्रदेश भर में वीर बाल दिवस मनाएगी। इसे लेकर मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यक्रम आयोजित होंगे। बीजेपी मुख्यालय में भी मनाया जाएगा वीर बाल दिवस। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम। सीएम भजनलाल और मदन राठौर इस कार्यक्रम में शामिल रहने वाले हैं। तो मंडल से लेकर प्रदेश स्तर के कार्यक्रम जो है वो किए जाएंगे। वीर बाल दिवस बीजेपी मुख्यालय में भी मनाया जाएगा और बीजेपी के द्वारा आज प्रदेश भर में ये वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। सुबह 11 बजे से ये कार्यक्रम है, जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर शामिल होंगे। जयपुर से बड़ी खबर है, सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे बैठक। सड़क दुर्घटना, ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने को लेकर ये बैठक ली जाएगी। तो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ये बैठक लेंगे। महत्वपूर्ण बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मसलों को लेकर चर्चा होगी, चाहे वो सड़क दुर्घटनाएं हो, ब्लैक स्पॉट्स हो, उनको ठीक करने को लेकर के भी वे अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे कि कैसे इससे निजात पाई जाए। दोपहर को 1 बजे मुख्यमंत्री ये बैठक लेंगे।
इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और बीकानेर बंद का आह्वान किया गया है। जिले में खेजड़ी की कटाई के विरोध में आज बीकानेर बंद का आह्वान किया गया है। पर्यावरण को बचाने की मुहिम के तहत पूरा बीकानेर बंद रखने का लोगों से आह्वान किया गया है। तो पर्यावरण बचाने की मुहिम के तहत रखा गया है ये बंद। अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा ने किया है आह्वान और खेजड़ी की कटाई पके विरोध में पहले लगाया गया था धरना और सरकार से ट्री एक्ट बनाने की मांग की गई है। बंद को लेकर प्रशासन और पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। कई संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन भी दिया है। खेजड़ी की कटाई के खिलाफ अब बिश्नोई समाज की तरफ से एक मुहिम शुरू की गई है और लोगों से भी ये मांग की गई कैसे खेजड़ी को बचाएं। तो ज्यादातर हिस्सों में चाहे वो सौर ऊर्जा के नाम पर प्राइवेटाइजेशन करने को लेकर के खेजड़ी की कटाई हो रही हो या फिर रोग से खेजड़ी नष्ट हो रही हो, इसे लेकर के लगातार आवाज उठती रही है। और आज पुलिस प्रशासन और बाकी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। इस बंद को देखते हुए कई संगठनों ने इस बंद को अपना समर्थन दिया है। और अगर आप ये मानते हैं कि अपराधियों में राजस्थान पुलिस का कोई खौफ नहीं है तो कोटा और उदयपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए और रिपोर्ट भी देखिए। कानून अपनी औकात बताने पर आ जाए तो अच्छों की हालत खराब हो जाती है। ऐसी ही 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर कोटा की है जहां पुलिस ने बदमाशों का जुलूस निकाला, तो दूसरी और तीसरी तस्वीर लेक सिटी उदयपुर की है। जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का चलाने की हसरत रखने वाले कानून का हल्का प्रहार भी नहीं झेल पाए। देखते ही देखते बेबसी का इश्तिहार बनकर रह गए। आगे आगे पुलिस और पीछे पीछे बदमाश, दोनों की बॉडी लैंग्वेज का फर्क देखिए। सचमुच बदमाश चाहे जितनी अकड़ रखें, कानून का हाथ पड़ते ही सारी अकड़, सारी हेकड़ी हवा हो जाती है। सिर झुकाए इन तीनों अपराधियों को देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इन तीनों ने कभी कानून को आंख दिखाने की हिमाकत भी की होगी। बहरहाल सुकेत थाना पुलिस ने मारपीट और लूटपाट के आरोप में इन तीनों का जुलूस निकाला। तीनों बदमाशों को पैदल ही चक्कर लगवाए ताकि अपराध की राह पर चलने वाले इस रास्ते का अंजाम देख सके। उदयपुर की गोगुंदा पुलिस ने 3 शातिर चोरों का जुलूस निकाला। थाने से शुरू किया गया जुलूस 4 भुजानाथ मंदिर जाकर खत्म हुआ। चोरों के जुलूस को देखने के लिए काफी ग्रामीण भी जुटे थे। वैसे थानाधिकारी ने इसे मौका तस्दीक की कार्रवाई की। ये मानवाधिकार के पूरे नियमों को ध्यान में रखते हुए जी, क्योंकि गाड़ी ऑफलाइन थी और मौका तस्दीक की कार्रवाई की जानी थी, इसलिए गलियां सकड़ी है काफी, तो उसी आधार पे आज उनको बाजार में से पैदल ही लेके आए। तीनों आरोपियों ने 12 दिन पहले ही मंदिर से रुपयों से भरी दान पेटी चुराई थी। पुलिस के मुताबिक बदमाशों से पूछताछ में और वारदात खुलने की संभावना है। और अब 30 सेकंड के सीसीटीवी फुटेज को देखिए जिससे खाकी का इकबाल बुलंद हो रहा है। सबसे पहले ब्लू जीन्स और ब्लैक शर्ट में खड़े इस बदहवास शख्स को देखिए। पुलिस रिकॉर्ड में यह हिस्ट्री शीटर के तौर पर दर्ज है। नाम है राहुल गुर्जर। चेहरे पर पसरी लाचारी देखकर यकीन नहीं होता ना कि कल तक ये कानून को जेब में लिए घूमता होगा। ये देखिए कैसे पुलिस के अफसर को देखते ही हिस्ट्री शीटर उसके पांव में गिर पड़ता है। मिली जानकारी के मुताबिक सीआई और टीम हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर को मौका तस्दीक के लिए चित्रकूट नगर स्थित उस होटल में गई थी जहां राहुल ने अपने साथियों के साथ थाईलैंड की युवती को गोली मारी थी। मतलब साफ है, अगर पुलिस चाह ले तो अपराधियों की एक न चलेगी। अपराधियों में खौफ और आमजन में विश्वास कायम होते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए अब आपको मौसम से जुड़ी बड़ी खबर देते हैं। आज से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के आसार हैं। 18 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो देखिए जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, मेघ गर्जना के साथ हल्की बारिश के आसार भी जताए गए हैं। उदयपुर, अजमेर, कोटा, जयपुर, भरतपुर और बीकानेर संभागों में हल्के से मध्यम बारिश की संभावना है मौसम विभाग की ओर से व्यक्त की गई है। बहरहाल अल सुबह कई जगहों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के वक्त जगह जगह कोहरा देखने को मिल रहा है।
तो वहीं कोटा महोत्सव में चंबल रिवर फ्रंट के शौर्य घाट पर डोरिया फैशन शो का आयोजन किया गया, जिसमें कोटा डोरिया जरी साड़ियां और कोटा डोरिया से निर्मित लहंगों के साथ ही स्कर्ट्स, डोरिया विद लहरिया, डोरिया वेस्टर्न ड्रेसेस और किड्स फ्रॉक शामिल थे। और इन परिधानों को संस्थान के मॉडलों ने रैंप पर प्रस्तुत कर दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में किड शो और कोटा क्वीन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें बच्चों से लेकर हर उम्र की महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ये शो कोटा डोरिया को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कोटा महोत्सव पहली बार कोटा टेक्नोलॉजी की डायरेक्टर पूजा राजवंशी जी को एक बार